नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर ऊधम सिंह नगर पहुंचे। यहां उन्होंने सितारगंज में 4 साल से बंद पड़ी चीनी मिल में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया है। इस दौरान जिले के प्रभारी और गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, विधायक सौरभ बहुगुणा सहित तमाम बीजेपी नेता और अधिकारी मौजूद रहे। किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड में पेराई सत्र का शुभारंभ करने के बाद सीएम धामी ने गन्ना किसानों को संबोधित भी किया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सालों से बंद पड़ी सितारगंज चीनी मिल चालू हो गई है। इस मौके पर हमारी सरकार ने 355 रुपए गन्ने का मूल्य घोषित करने का फैसला किया है। किए जाने की लगातार उनके बीच में से लगातार जरूरत, लगातार मांग आती रही है। आज चूँकि बड़ा शुभ अवसर है, 4 वर्षों से बंद हमारी सितारगंज चीनी मिल चालू हुई है, तो इस शुभ अवसर पर हमने 355 रुपये अगेती प्रजातियां हैं गन्ने की, उसका मूल्य हमने घोषित करने का निर्णय लिया है। और 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्तावित रैली के स्थल परेड ग्राउंड में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बीजेपी संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत कई विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को समय से सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा जिसमें लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी है, उसी के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो लगभग 4,000 करोड़ की योजनाएं जो पूरी हो गई हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण के लिए तैयार हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। बड़ा उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में, उत्तराखंड की जनता में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता के साथ, उत्तराखंड के साथ उनका विशेष प्रकार का एक लगाव है। कर्म और मर्म का रिश्ता उनका यहाँ से है और उत्तराखंड के लोग भी उनकी हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है और बहुत ही उत्साह का वातावरण यहाँ पर तैयार हो रहा है। और उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले सामने आ लगे हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और अन्य 12 विभागों के कार्मिक पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि कोरोना को देखते हुए सभी लोगों को सतर्कता बरतने को कहा गया है। राज्य सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगी उसे फॉलो किया जाएगा। वीआईपी सुरक्षा में जो ड्यूटी पे आए थे सभी लोग, उनका टेस्ट कराए थे। उसमें से 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं, 12 अन्य विभागों के लोग भी पॉजिटिव आए हैं। तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनको ड्यूटी पे नहीं लगाने दिया गया है। और आगे हम इसका इंडिकेशन ये है कि कहीं ना कहीं कोरोना फिर से फैल रहा है, तो हम उसको समस्त स्टाफ को निर्देशित किया हमने कि सारे पुलिसकर्मियों की फिर से टेस्टिंग करवाएं। देखिए, राज्य सरकार जो प्रोटोकॉल डिसाइड करेगी उसी के आधार पर हम कार्य करेंगे। चिंता का विषय तो है ही, इसलिए सतर्कता की जरूरत है। लोगों से क्या अपील सर? लोगों से भी यही अपील है कि फिर से कोरोना पैर पसार रहा है तो हमें फिर से सावधानी बरतने की जरूरत है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में देवस्थानम वोट का मुद्दा प्रदेश सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। तीर्थ पुरोहितों के भारी विरोध के बाद राज्य सरकार ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर एक हाई पावर कमेटी गठित की है, जिसने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। ऐसे में उम्मीद है कि धामी सरकार जल्द ही देवस्थानम बोर्ड पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उच्च स्तरीय समिति ने ऋषिकेश में सीएम धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को 89 पेजों की रिपोर्ट सौंप दी है। अब प्रदेश सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर बोर्ड को लेकर कुछ फैसला लेगी। आपको बता दें कि 28 नवंबर 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाल मंडल के 51 मंदिरों को
श्राइन बोर्ड की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड के अधीन कर दिया था। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भी पास कराया गया था। जिन मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड के अधीन किया गया था, उनके पुजारियों और हकूकधारियों का आरोप था कि उनके मंदिरों को बोर्ड के अधीन करने से उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। पुजारी और हकूकधारी लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड पर सरकार अब बड़ा फैसला ले सकती है। और उत्तराखंड में चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का विरोध जारी है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। हम सब लोगों ने उसको कहा है कि जैसे भला हो पंडा समाज का, जो पंडा समाज चाहता है तो उस कसम से उसका सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकलना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब बहुत तेजी से इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके बहुत सुखद परिणाम आने वाले हैं। अभी मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा, कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, सुखद परिणाम आएंगे। और सभी पंडा समाज से मैं निवेदन करूंगा कि इस समय आप धैर्य रखें और यकीन करें तथा विश्वास रखें, हमारी सरकार किसी का अहित नहीं। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिरान कलियर के दरगाह साबिर पार्क में चादर पोशी कर प्रदेश की खुशहाली की दुआ की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वे साबिर पार्क के दरबार में हाजिरी पेश करने आते हैं। उन्होंने दरबार साबिर पार्क में चादर और फूल पेश कर आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से पार्टी की जीत की दुआ की है। इस दौरान हरीश रावत ने बताया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं धामी सरकार पर हमला करते हुए हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। महंगाई ने आम जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। डीजल पेट्रोल से लेकर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और जनता महंगाई से त्रस्त है। प्रदेश सरकार के शीतकालीन सत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने सरकार को घेरा है और कहा कि जब सरकार ने शीतकालीन सत्र को गैरसैंण में मनाने की तारीख भी तय कर दी थी, जिससे जनता को विश्वास था कि इस बार गैरसैंण को लेकर सरकार कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, तो ऐसे में अचानक सरकार की तरफ से देहरादून में सत्र की बात कर सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ एक बार फिर से धोखा किया है। वहीं इस मामले में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा है कि बीजेपी ने जो कहा वो किया। बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की, जिसके लिए वहां पर लगातार निर्माण कार्यों के साथ अन्य सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब सरकार ने ये तय किया था कि पहले नवंबर 28-29 को, उसके बाद 7-8 दिसंबर की तारीख को कि हम इस शीतकाल के सत्र में करेंगे और विंटर में जाड़ों के समय में गैरसैंण करें, तो उस समय भी तो उनको मालूम होगा कि गैरसैंण में ठंड आती हुई, गैरसैंण में बर्फ़ पड़ती है। और अचानक आज उस सत्र को देहरादून लेने की जो तैयारी हो रही है, मुझे लग रहा है कि एक बार लोगों में भावना जगी थी कि गैरसैंण में शीतकाल में सत्र मना करके सरकार कोई बड़ी घोषणा गैरसैंण के संदर्भ में करना चाहती है। सरकार उसका उत्तर देना चाहिए। सरकार अपने कदम पीछे हटा रही है, इसलिए ठंड का बहाना लेकर के फिर देहरादून की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सियासी दल अपनी चुनावी रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इस चुनाव माहौल में अपने कैंडिडेट्स की तलाश करने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि विधानसभा वार पार्टी की समिति दौरा करेगी और प्रत्याशियों को लेकर बातचीत करेगी। कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर जिताऊ प्रत्याशियों पर दांव खेलना चाहती है, इसीलिए उनकी तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी के प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस की रणनीति है कि 2017 की गलतियों को दोबारा न दोहराया जाए। सत्तर विधानसभाओं में एक समिति भेजने वाले हैं। वहाँ सभी प्रमुख लोगों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए और वहाँ
किस प्रकार का एक स्थिति है, कौन कौन ऐसे दावेदार हैं, उन सब की सूची प्रदेश को उपलब्ध कराई जाएगी। जिस तरीके से अब मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है और हर कवायद की जा रही है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की बैठक जो है कोर कमेटी के साथ थी, जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ थी, अनुषांगिक जो प्रकोष्ठ है उनके अध्यक्षों के साथ थी। ये स्पष्ट है, ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या में जो प्रबल दावेदारी है वो आए और उसमें से फिर ये चुनाव हो कि कौन से जिताऊ कैंडिडेट हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम संख्या में जीतेंगे तो 2022 में अच्छे नंबर्स के साथ हम सरकार बना सकते हैं। इसीलिए ये सारी जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।